Good morning to all students. Today we will discuss our second book's first lesson, Structural Change, संरचनात्मक परिवर्तन। इस लेसन में हम बताएंगे कि भारत में जब औपनिवेशिक टाइम था, औपनिवेशिक टाइम बोला जाता है जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था 16वीं शताब्दी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और जब तक 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तब तक के बीच के टाइम में इंडिया के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज आया। स्ट्रक्चर का मतलब है पूरे देश की संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए, इस लेसन में पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया, इसने बताया भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं औपनिवेशिक काल की देन है। इसका मतलब क्या कि भारत में आज जो विचार हैं, जो सोच या बेसिकली जितने भी हमारे परंपराएं हैं, उन पे ज़्यादातर इफेक्ट औपनिवेशिक काल की देन है। अंग्रेजों की सोच का इफेक्ट है। हमारे देश की संसदीय विधि शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप एवं प्रतिमानों पर आधारित है। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था चली हुई है, इस पर भी ब्रिटिश कॉलोनी का इफेक्ट है, ब्रिटिशर्स का इफेक्ट है। जो संसद प्रणाली है या जो हमने ज़्यादातर कानून बना रखे हैं, संसद भवन है या संविधान के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन, ज़्यादातर प्रभाव उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है या ब्रिटेन का है। जितने भी कानून हैं, सड़कों पर बाएं चलना, ब्रेड आमलेट कटलेट जैसी खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करना, नेक टाई पोशाक का अनिवार्य हिस्सा होता है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना। आज इंग्लिश कंपलसरी हो चुकी है बहुत सारे फील्ड्स में। ये सब कुछ ब्रिटेन का ही इफेक्ट है। ठीक है, 150 सालों तक यहाँ पे अंग्रेजों का राज्य रहा, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति पर न केवल भारतीय संस्कृति पर बल्कि राजनीतिक व्यवस्था पर, कानून पर, शिक्षा पर, सभी पर इसका इफेक्ट रहा। औपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन किए, परंतु मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन औद्योगिकरण व नगरीकरण है। तो इस लेसन में हमने दो मुख्य परिवर्तन पढ़ेंगे। देखो, बेसिकली इसने बताया कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना में सभी प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मुख्य जो परिवर्तन हुए वो हैं औद्योगिकरण व नगरीकरण। औपनिवेशवाद किसे कहते हैं? अब इसने बताया औपनिवेशवाद एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को औपनिवेशवाद माना जाता है। भारत में यह शासन किसी अन्य शासन से अधिक प्रभावशाली रहा। जब एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन किया जाता है, शासन प्रणाली लागू की जाती है, उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। भारत में ज़्यादा प्रभावशाली रहा, भारत पर इसका इफेक्ट ज़्यादा रहा। उपनिवेशवाद ने सामाजिक संरचना और संस्कृति में परिवर्तनों की दिशा दी और उन पर अनेक प्रभाव डाले। अब क्या क्या इफेक्ट डाले उसने? उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर, ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था। इसने आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, जिस कारण से मजबूती मिली। वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली व वितरण के तरीके भी बदल दिए। अब इसने क्या बताया? सेकंड बताया जंगल काटकर चाय की खेती की शुरुआत की तथा जंगलों को नियंत्रण एवं प्रशासित करने के लिए नए कानून बनाए। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पे उन्होंने चाय की खेती कंपलसरी की। बेसिकली नील की खेती होती थी या अपने तरीके से खेती बाड़ी करवाना शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो उसके। तीसरा जो इफेक्ट था इसने बताया उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा। डॉक्टर व वकील मुख्यतः बंगाल व मद्रास से चुनकर देश विदेश के विभिन्न भागों में सेवा के लिए भेजे। व्यवसायियों का आवागमन भी बढ़ा। यह भारत तक सीमित न रहकर एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका उपनिवेशवाद तक बढ़ गया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना में उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी। उपनिवेशवाद ने वैधानिक, सांस्कृतिक व वास्तुकला में भी परिवर्तन लाए। आप पढ़ेंगे पूंजीवाद किसे कहा जाता है। पूंजीवाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में भी लिखेंगे पूंजीवाद किसे कहा जाता है, या सीधा आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। इससे गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीकी तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना जाता है। अब ये क्या कहता है? सबसे पहले इसने बताया पूंजीवाद किसे कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को एक कुछ ही लोगों के हाथ में सौंपना या जिनका स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में होता है, उसको, उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब इसने ना बेनिफिट बताए हैं। क्या बेनिफिट बताए? इससे गतिशीलता, वृद्धि, ग्रोथ होती है, एक्सपेंड होता है। जो मार्केट होती है वो एक्सपेंड होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका प्रसार होता है। नवीनीकरण, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई तकनीक तथा श्रम के नए बेहतर उपयोग के लिए जाना गया है। जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, इसमें नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इससे बाजार का विस्तृत भूमंडलीकरण के रूप में देखा जा सकता है। इससे ग्लोबलाइजेशन, मार्केट का ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। भारत में भी पूंजीवाद विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक
सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़ा। इन्होंने क्या कहा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो औपनिवेशिक टाइम था, उसका भारत के प्रत्येक पहलू पर इफेक्ट गया। सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना पर सभी पर इसका एक प्रभाव पड़ा। जो पूंजीवाद उन्होंने अपनाया था, अगर पूंजीवाद व्यवस्था शक्तिशाली आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, नए सामाजिक रिश्तों का विकास हुआ। अब जो दो मुख्य परिवर्तन हुए, औद्योगिकरण और नगरीकरण, इनकी वजह से भारतीय समाज में भी काफ़ी परिवर्तन आया। अब इसने बताया नगरीकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उद्देश्य से है। औद्योगिकरण बेसिकली क्या होता है, जो एक मैनुअल काम न करके मशीनों द्वारा जो काम किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुओं को लेके उसको मैन्युफैक्चर करके, इसका मतलब उसको डिफरेंट प्रोसेस करके, उसका रूप चेंज करके, साइज में चेंज करके वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है, वो औद्योगिकरण कहलाता है। जिसमें मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, जो ऊर्जा के गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। इससे ज़्यादातर लोग कारखानों, दफ्तर, दुकानों में काम करते हैं। इसके कारण कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमज़ोर होता गया तथा उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। अब इसमें बेनिफिट बता रही है, नगरीकरण और औद्योगिकरण को जोड़कर देखा जा सकता है, दोनों एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। कई बार औद्योगिकरण अक्सर भी देखा गया है। भारत में कुछ पुराण परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन हुआ। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में बढ़ावा आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। प्राचीन नगर जैसे सूरत, मछलीपट्टनम का अस्तित्व कमजोर हुआ। सरकार द्वारा बागान के मालिकों का सुविधा और फायदा पहुंचाने लगा। मजदूर व ठेकेदारों का कार्य पूरा न होने पर कानूनी सजा दी जाने लगी। प्रारंभ में भारत के लोग औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिशों के विपरीत कृषि क्षेत्र की ओर आए। इस प्रकार नए सामाजिक समूह तथा नए सामाजिक संबंधों का उदय हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को औद्योगिकरण के द्वारा ही सुधारा जा सका। समाजशास्त्री M.S.A. राव ने लिखा कि भारत के नए गांव भी तेजी से बढ़ रहे नगरीकरण के प्रभाव में आ रहे हैं। इसने क्या बताया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, उन्होंने नगरीकरण को बढ़ाया। जो पहले औपनिवेशिक टाइम से पहले के जो शहर थे, उनका अस्तित्व खत्म होने लगा और नए शहरों का उदय हुआ। अंग्रेजों ने कई नए शहर बनाए जिससे उनको बेनिफिट हो सकता था और ज़्यादातर गांव भी शहरों का रूप लेने लगे। ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उपभोग की आवश्यकता वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकने के कारण समुद्र तटीय नगर जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास उपयुक्त माने गए थे। अब जो क्वेश्चन आता है चाय की बागवानी। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी। मजदूरों को बलपूर्वक बागानों में सस्ते में काम कराया जाता था। बागानों के मालिक अंग्रेज और उनकी मेम विशाल बंगलों में रहते थे। सारा जरूरत का सामान उनके पास मौजूद था। उनकी ज़िंदगी चकाचौंध से भरी थी। ये क्या कहता है, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें चाय की बागवानी में कि चाय के बागानों के मालिकों की स्थिति अच्छी थी जबकि उसके काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। वर्णन करें। इसमें बताया इसने कि किस प्रकार उनके श्रमिकों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और उनको बलपूर्वक उनके स्थानों से लाया जाता था और यहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। जबकि उनके जो मालिक होते थे वो विशाल बंगलों में रहते थे। सारी सुख सुविधाएं उनको संपन्न थी। फिर है स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा दिया। देखो, अंग्रेज जब आए उससे पहले भी औद्योगिकरण था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत औपनिवेशिक बना अंग्रेजों का, तो उस टाइम से औद्योगिकरण में काफ़ी परिवर्तन आया। औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। तीव्र एवं वृद्ध औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक न्याय हो पाया। भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर के विस्तार तथा बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। आप पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे नगरीकरण कैसे आया। भूमंडलीकरण द्वारा शहरों का अत्यधिक प्रसार हुआ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो क्या क्या चेंज आया, शहरीकरण या नगरीकरण में क्या परिवर्तन आया। भूमंडलीकरण द्वारा जब से ग्लोबलाइजेशन आया धीरे धीरे, तो शहरों का अत्यधिक विकास हुआ। M.S.A. राव के अनुसार भारतीय गाँव पर नगरों के प्रभाव इस प्रकार हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं। शहरी प्रभाव गाँव में देखा जाता है।
जो औद्योगिकरण शहरों की निकट स्थिति है जैसे भिलाई, महानगरों का औद्योगिक विकास तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है जिससे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं, जबकि वे एक क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते नगरीय एक क्षेत्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था आपका सेकंड लेसन, जिसमें मुख्य दो क्वेश्चन बनते हैं, नगरीकरण और शहरीकरण। नगरीकरण से क्या क्या परिवर्तन आते हैं देश में, और शहरीकरण किस प्रकार नगरीकरण, ये क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार नगरीकरण और शहरीकरण दोनों इकट्ठे हैं या क्या क्या समानताएं हैं। जहाँ पे जिस क्षेत्र में औद्योगिकरण होगा वहाँ पे शहरीकरण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, औपनिवेशिक टाइम में क्या स्थिति थी शहरीकरण की, और देश आज़ाद होने के बाद शहरीकरण की क्या स्थिति थी। तो इस प्रकार इस लेसन में ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, डेट्स ऑल।